हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। 50% सिलेबस फिजिक्स का हो चुका है। 8th चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। दिस इज पार्ट 2 ऑफ फिजिक्स। ठीक है ना, दो पार्ट है फिजिक्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर 7 चैप्टर हैं, अगले 7 चैप्टर पार्ट 2 के अंदर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द 8th चैप्टर। सबसे शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर है, बहुत छोटा सा है। और उस छोटे चैप्टर में से भी इस साल के आपके 2021 का जो पेपर होने वाला है फिजिक्स का, उसके अंदर से कुछ पोर्शन और डिलीट कर दिया है। वैसे ही सबसे छोटा चैप्टर है, मात्र 3 दिन का चैप्टर है, उसमें से भी कुछ पोर्शन डिलीट किया है, तो अब पोर्शन बहुत कम बचा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बस इतना ही बचा है। इससे पहले इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल इक्वेशंस, ऑसिलेटिंग चार्ज, ये सारी चीजें थी। लेकिन इन सब चीजों में से कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो सिलेबस से हट चुकी है इस साल के पेपर में से, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। कंपटीशन में काम आ सकती है, आएगी ही, और कंसेप्चुअल है तो अपने को पता होनी चाहिए। इस चैप्टर में भी आगे काम आएंगी। सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। नॉट इन सिलेबस है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट नॉट इन 2021 पेपर सिलेबस है ना, ये ध्यान रखें। तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके कंसेप्ट कंपटीशन में काम आएंगे, जेई नीट में काम आएंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए अपने को कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी। एक कैपेसिटर लिया मैंने, कैपेसिटर को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी का स्विच ऑन कर दिया। सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में कई बार एक वर्ड आता था, फाइंड द करंट इन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट, पूछते थे। फिर मैं आपको बताता था स्टेडी स्टेट यानी कि फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, ऐसा बोलता था मैं। कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। अब कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। किसने चार्ज किया कैपेसिटर को? कैपेसिटर को चार्ज किया बैटरी ने। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को बाहर निकलता हुआ देखा अपन ने, इसके अंदर करंट एंटर हुई। कैपेसिटर की जिस प्लेट में करंट एंटर हुई वहां पे पॉजिटिव, जहां से निकली वहां से नेगेटिव। ठीक है, तो कैपेसिटर चार्ज हो गया। चार्ज हुआ कैपेसिटर, क्यों? क्योंकि करंट आई। करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। अब कैपेसिटर को और चार्ज की जरूरत नहीं है। अब कैपेसिटर को और चार्ज की जरूरत नहीं है, तो जब कैपेसिटर को चार्ज की जरूरत ही नहीं है तो वो चार्ज एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और जब यहां चार्ज नहीं चाहिए तो बैटरी से चार्ज नहीं निकलेगा। चार्ज नहीं निकलेगा यानी कि चार्ज फ्लो नहीं होगा। चार्ज फ्लो नहीं होगा यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा, यानी कि करंट नहीं होगी। तो जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तो उसकी करंट कितनी होती है? 0। इन स्टेडी स्टेट कंडीशन करंट इन द कैपेसिटर इज ऑलवेज 0। कौन सी बैटरी कनेक्ट कर रखी है मैंने? डीसी सोर्स। कांस्टेंट जो वोल्टेज का सोर्स होता है सेम डायरेक्शन में, जिसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है। एसी में क्या होगा वो भी देखेंगे। तो डीसी सोर्स है तो स्टेडी स्टेट में करंट 0 हो जाती है। अब करंट इसमें फ्लो नहीं होगी। तो कैपेसिटर के अंदर स्टेडी स्टेट के अंदर करंट 0 है। अगर यहां पर आप कोई मिली एमीटर या एमीटर लगा दो, एमीटर यानी कि क्या? जो करंट को बताता है, करंट की वैल्यू को बताता है। तो या तो आप एमीटर लगा दो और इसकी जगह पर आप गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो। एमीटर तो करंट की वैल्यू को बता देगा, गैल्वेनोमीटर करंट है या नहीं इसको बताएगा। तो जब आप स्विच ऑन करोगे, ये कर दिया मैंने स्विच ऑन। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, यहां से करंट निकलेगी, कैपेसिटर में जाएगी। तो कैपेसिटर की प्लेट पर पहले चार्ज था 0, तो 0 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते क्यू चार्ज होगा। अरे भाई धीरे धीरे चार्ज होगा। हालांकि वो धीरे धीरे चार्ज होना भी 0.001 सेकंड में हो जाएगा पूरा, लेकिन लगा तो सही टाइम, 0.1 सेकंड ही लगा, पर लगा तो सही। तो इसको चार्ज होने में थोड़ा सा नेग्लिजिबल टाइम लगेगा। तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, गैल्वेनोमीटर में ऐसे डिफ्लेक्शन आएगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्यों आता है? करंट है इसलिए डिफ्लेक्शन है। तो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगी, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। जैसे ही स्विच ऑन किया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, फिर 0। इतना जल्दी 0 होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया फिर 0। इसका मतलब क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्यों आया? करंट निकली, कैपेसिटर चार्ज हुआ, इसलिए डिफ्लेक्शन आया। कैपेसिटर चार्ज हो चुका, अब उसको चार्ज की जरूरत नहीं है, स्टेडी स्टेट आ चुकी है, करंट 0, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन वापस 0। अब आप क्या करो, इस कैपेसिटर को किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दो। कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, उसमें से चार्ज बाहर निकलेगा। चार्ज बाहर निकलेगा यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि करंट आएगी। फिर से अगर यहां पर गैल्वेनोमीटर जोड़ा है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, फिर 0। क्यों? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्यों आया?
कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, हो चुका डिस्चार्ज, सारा चार्ज कैपेसिटर का खत्म हो चुका, तो अब चार्ज कहां से आएगा? फिर से करंट जीरो। तो कैपेसिटर जब डीसी सर्किट में कनेक्ट है, किस में कनेक्ट है बेटा? किस में? डीसी सर्किट में। तो जब कैपेसिटर डीसी सर्किट में कनेक्ट है, तब कैपेसिटर जब चार्ज होता है तब एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आता है। कैसा? बहुत थोड़ी सी देर के लिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, फिर डिफ्लेक्शन जीरो, क्योंकि स्टेडी स्टेट करंट जीरो। फिर कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है तो मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन वापस आता है डिस्चार्जिंग के टाइम पे, फिर चार्ज जीरो, करंट जीरो, डिफ्लेक्शन जीरो। ठीक है, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। तो कैपेसिटर जब डीसी सोर्स से जुड़ा होता है तो मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे देता है, लेकिन स्टेडी स्टेट में उसके अंदर कोई करंट नहीं होती है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा फुली चार्ज कंडीशन में। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, डीसी सोर्स हो चाहे एसी सोर्स हो, एसी सोर्स में तो वैसे ही करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज होगी, लेकिन डीसी सोर्स भी अगर है तो चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। कैपेसिटर की प्लेट, डीसी सोर्स, अब वो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं तो इतना भी धीरे नहीं बढ़ रहा है, वो मोमेंटरी, बहुत ही कम टाइम के अंदर चार्ज बढ़ रहा है। तो करंट आएगी यहां से, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है? जीरो। फिर चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस डी क्यू माइनस डी क्यू। फिर चार्ज कितना हो जाएगा? मैक्सिमम प्लस क्यू माइनस क्यू। अब करंट होगी जीरो। जीरो से क्यू तक चार्ज गया, फिर मैक्सिमम हुआ, फुल चार्ज हुआ, स्टेडी स्टेट आई, करंट जीरो हो गई। लेकिन अगर एसी सर्किट है तो एसी सर्किट के अंदर तो बेटा एक बार करंट इधर फ्लो होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन दूसरी बार करंट इधर से फ्लो होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इधर से पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इधर से पॉजिटिव नेगेटिव। तो बार बार कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज चेंज होता जाएगा, कंटिन्यूअसली इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। अगर यहां पर आप गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करोगे तो कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है जो कि अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बार बार चेंज कर रही है। तो कैपेसिटर बार बार चार्ज हो रहा है उल्टी डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है ना? तो लेकिन डीसी सर्किट और एसी सर्किट में डिफरेंस समझ में आ गया। अब चाहे ये हो चाहे ये हो, अगर ये वाला कैपेसिटर है जो डीसी सोर्स वाला है तो एक बार चार्ज जीरो, लेकिन एक बार डी क्यू माइनस क्यू। क्या कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है? तो पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में आएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड, आ गया। फिर ये चार्ज बढ़ेगा तो प्लस क्यू माइनस क्यू मैक्सिमम हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई। अरे भाई चार्ज बढ़ा, कैपेसिटर की प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, यानी कि इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में वायरिंग मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, थोड़ी देर के लिए किया लेकिन किया। और यहां देखो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, फिर थोड़ी देर बाद प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, बार बार डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंज हो रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे चेंज हो रहा है, इसलिए इसको मैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकता हूं। इसलिए इसको मैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकता हूं। ठीक है, कुल मिलाकर के डीसी सोर्स हो चाहे एसी सोर्स हो, कैपेसिटर को जब कनेक्ट करेंगे तो वो चार्ज होगा, चार्ज होगा तो उसके कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? मैंने आपको पढ़ाया है, ये आता है सिग्मा अपॉन ई नोट। सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज सिग्मा अपॉन ई नोट। ठीक है, ये पढ़ा था। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेरिएबल है, डीसी है तो भी और एसी है तो भी। डीसी के अंदर बहुत कम देर के लिए वेरिएबल है, जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, लेकिन चार्जिंग के टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, उस थोड़े से टाइम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। तो दोनों में से कोई भी एक केस ले लो, चाहे तो ये वाला चाहे ये वाला। ठीक है ना? कुल मिलाकर के कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वेरिएबल है। अब बात करते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड की। आप एसी डीसी के अंदर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी सोर्स ले सकते हो, दोनों सही है। ठीक है ना? एक कंपास निडल है, कंपास निडल फ्री टू रोटेट, फ्री टू डिफ्लेक्ट। कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है कंपास निडल को? कंपास निडल को डिफ्लेक्ट कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड। कंपास निडल को डिफ्लेक्ट कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि कौन सा? या तो मैग्नेट खुद ही आ जाए, इसके आसपास मैग्नेट ले आओ तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होगी, या करंट कैरिंग वायर हो, या क्या हो? करंट हो,
तो या तो मैग्नेट होगा तो मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, या करंट होगी तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, बस इसके अलावा तो नहीं होता है। और बिना मैग्नेटिक फील्ड के कंपास नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो ध्यान से देखो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकली, इस वायर के अंदर करंट है, कहां तक, बस यहां तक। यहां बीच में ये खाली जगह है, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में खाली जगह है, कोई करंट नहीं है यहां पे। हवा में करंट थोड़ी फ्लो होती है क्या, हवा में करंट फ्लो नहीं होती है, खाली जगह है, लेकिन फिर यहां पर करंट है आई। तो मैंने एक नीडल ली, यहां पर नीडल ले जाकर के रखी, डिफ्लेक्ट हो गई। इस जगह पर मैंने नीडल ले जाकर के रखी, डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट हो गई यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है, दिख रहा है, इसके पास में वायर है, वायर में करंट है, करंट का मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक नीडल को यहां लेकर के गए, ऐसे रखी थी, ये भी डिफ्लेक्ट हो गई, तो बिल्कुल होगी, मैग्नेटिक फील्ड से होती है, वायर में करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जब मैं इसको कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर लेके गया यहां पे बीच में, तो यहां पर कैपेसिटर की प्लेट के बीच में मैग्नेट तो नहीं है, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में मैग्नेट नहीं है, और कैपेसिटर की प्लेट के बीच में खाली जगह है, करंट भी नहीं है, मैग्नेट भी नहीं, करंट भी नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पर जब आप मैग्नेटिक नीडल को लेकर के गए तो ये भी डिफ्लेक्ट हो गई, यहां पर जब आप मैग्नेटिक नीडल को लेकर गए तो यहां पर भी डिफ्लेक्ट हो गई, जबकि वहां पर ना तो मैग्नेट है ना करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से। एक क्वेश्चन तो ये अपने दिमाग में रखना है कि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई। फिर मैग्नेटिक फील्ड और करंट का जो रिलेशन है वो किसने समझाया था, 4th चैप्टर पढ़ के आए आप लोग 8 तक, एम्पियर सर्किटल लॉ, याद है सबको, एम्पियर सर्किटल लॉ। मैं एक पॉइंट लेता हूं कैपेसिटर की प्लेट के जस्ट लेफ्ट में, पॉइंट ए, कैपेसिटर की प्लेट के जस्ट लेफ्ट में पॉइंट ए, और कैपेसिटर की प्लेट के जस्ट राइट में पॉइंट बी, इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के जबरदस्त क्लोज है। ऐसा मान लो कि एक दूसरे के ऊपर ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग अलग है, एक कैपेसिटर के जस्ट लेफ्ट में, एक राइट में। लेकिन अगर इतना पास पास बना देंगे तो वो डायग्राम समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो जो ए पॉइंट बिल्कुल जस्ट लेफ्ट में उसको यहां बना दिया, बी पॉइंट को यहां बना दिया, एक्चुअली इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर है। ठीक है, ए पॉइंट पे एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा मैं, तो ए पॉइंट पे मैंने एक क्लोज लूप इमेजिन किया, इमेजिन अ क्लोज लूप C1, also imagine a closed loop C2 around A, C1 around A and C2 around B। अपने को लगाना है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ फॉर लूप C1। एम्पियर सर्किटल लॉ क्लोज लूप पे लगता है। क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट DL, किसके लिए, C1 के लिए, DL यानी कि क्लोज लूप की लेंथ C1 के लिए, क्या होता है, म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। इस लूप के अंदर टोटल करंट कितनी है, इस लूप के अंदर एक वायर है, वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही आई, तो म्यू नॉट इंटू आई, इक्वेशन नंबर 1। फॉर लूप C2 के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया, तो B डॉट DL C2 के लिए म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। इस क्लोज लूप के अंदर कोई वायर नहीं है, खाली जगह है, यहां पर कोई करंट भी नहीं है, तो B डॉट DL बराबर 0। तो पॉइंट ए के लिए B डॉट DL म्यू नॉट आई है, पॉइंट बी के लिए B डॉट DL 0 है, बट A एंड B आर इनफाइनाइटेसिमली क्लोज टू ईच अदर, इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर, इतने ज्यादा क्लोज हैं सच दैट B डॉट DL फॉर A, पॉइंट A या पॉइंट C1 मस्ट बी इक्वल टू B डॉट DL फॉर C2, इक्वेशन नंबर 3। इतने ज्यादा क्लोज है कि B डॉट DL की वैल्यू दोनों जगह पर सेम होनी चाहिए। थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल वेरिएशन हो तो कोई बात नहीं, ऐसे इनकंसिस्टेंसी या डिसकंटिन्यूटी नहीं आ सकती, डिसकंटिन्यूटी इतनी नहीं आ सकती कि यहां पर तो कुछ वैल्यू है और यहां पर कुछ भी नहीं है, इतने ज्यादा क्लोज है। अब इक्वेशन फर्स्ट तो कह रही है कि B डॉट DL बराबर म्यू नॉट आई, इक्वेशन सेकंड कह रही है B डॉट DL बराबर 0। तो क्या फर्स्ट और सेकंड कभी बराबर हो सकती है, इसका मतलब क्या है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ इज रॉन्ग, एम्पियर्स सर्किटल लॉ इज रॉन्ग। लेकिन रॉन्ग कैसे है, पूरा 4th चैप्टर पढ़ लिया अपन ने तो एम्पियर सर्किटल लॉ पे, सही तो है वो, तो रॉन्ग तो नहीं कह सकते। इसका मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन कैपेसिटर के केस में गलत है। गलत भी नहीं कह करके अधूरा बोल सकते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ इज
इनकंसिस्टेंट, अधूरा है, पूरा नहीं है, कुछ कमी है इसमें। एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ तो कमी है, बाकी ये दोनों बराबर आने चाहिए। तो इस कमी को पूरा किया था मैक्सवेल ने। इस कमी को किसने पूरा किया? मैक्सवेल ने। तो अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशन या मैक्सवेल लॉ। तो मैक्सवेल भाई साहब ने क्या कहा? मैक्सवेल ने कहा कि नेचर लव्स सिमेट्री। ए की वजह से बी काम हो रहा है तो बी की वजह से भी ए काम होना चाहिए। ए अगर बी पे डिपेंड करता है तो बी भी ए पे डिपेंड करेगा। ऐसे उसने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। आपने 9th क्लास के अंदर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ा होगा कि जो लाइट रे होती है उसका ड्यूअल नेचर होता है। अगर कोई वेव पार्टिकल के जैसा बिहेव करती है तो नेचर लव सिमेट्री, पार्टिकल भी वेव के जैसा बिहेव करना चाहिए। शायद ये थ्योरी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो अपन आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, 11th चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर वेव जो है वो पार्टिकल के जैसा बिहेव करती है, फोटोन थ्योरी थी ना, तो पार्टिकल भी वेव के जैसा बिहेव करना चाहिए। इसी तरीके से मैक्सवेल ने भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और प्रूव किया कि अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, अगर ऐसा होता है तो इसका रिवर्स भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करो, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करो तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए, ऐसा मैक्सवेल ने कहा। तो इसको नोट करिए पहले तो, हालांकि यह सिलेबस में नहीं है पर ध्यान होना चाहिए अपने को, है ना, एक बार नोट कर लीजिए। कैसे ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कब आया भाई? 4th चैप्टर में आया। कैसे? ये एक मैग्नेट है, ये एक लूप है, ऐसा लूप है, ठीक है। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर बी, आप मैग्नेट को लेकर के आ गए पास में और पास में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? बढ़ा। अरे भाई मैग्नेट पास में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो दिस इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही आप मैग्नेट को पास में लेके आ गए, इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, बैटरी बन गई। ऊपर या नीचे कैसे भी बन सकती है, डायरेक्शन भी नहीं जाना, अभी बैटरी बन गई, इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, और जहां पर ईएमएफ आया वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया। ईएमएफ यानी कि बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अपन ने 4th चैप्टर में पढ़ा कि जब भी कहीं पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है ना। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज होता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और इंड्यूस्ड ईएमएफ आ चुका है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आया है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी आना चाहिए। कहां आना चाहिए? कैपेसिटर की प्लेट के बीच में। एसी सोर्स है या डीसी है? डीसी सोर्स है तो धीरे धीरे चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है एसी में, तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है, यानी कि यह है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जरूर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना ही चाहिए। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है तो इस जगह के लिए B डॉट DL 0 नहीं हो सकता। B डॉट DL 0 कैसे हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब अगर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड किस किस की वजह से हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड आने के केवल 2 ही कारण हैं। एक कारण तो है मैग्नेट की वजह से आ जाए, दूसरा कारण है करंट की वजह से आ जाए। खाली जगह है, हवा है, मैग्नेट तो हो नहीं सकता, है ही नहीं, मैग्नेट यहां पर दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसा माना कि जरूर यहां पर करंट है, और करंट अगर नहीं है तो करंट के जैसा कुछ है। इस वाले वायर में तो करंट है, दिख रही है, इस वाले वायर में करंट है, दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, पर डिफ्लेक्शन तो यहां पर भी आ रहा है, यानी कि यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन यहां पर करंट दिख नहीं रही है। तो माननी पड़ेगी कि बेटा कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो यहां पर करंट नहीं तो करंट के जैसा ही कुछ है। अब करंट के जैसा है तो करंट ही तो हुआ, तो यहां पर करंट है।
जो करंट वायर में फ्लो हो रही है वास्तव में दैट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। बैटरी की वजह से वायर में जो करंट फ्लो होती है कंडक्शन करंट, और इस कैपेसिटर के अंदर जो अदृश्य करंट है, दिख नहीं रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि है कि नहीं है, लेकिन मानना पड़ रहा है। क्यों मानना पड़ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इस करंट को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में करंट होती है, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट को रिप्रेजेंट करते हैं ID से, कंडक्शन करंट को रिप्रेजेंट करते हैं IC से, और डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर होती है ताकि करंट को कंटिन्यूटी मिले। ऐसा हो सकता है क्या कि 5 एम्पियर की करंट यहां आकर के गायब हो गई, फिर यहां से 5 एम्पियर की करंट शुरू हो गई, तो बीच में क्या हुआ भाई? बीच में भी है। बीच में कौन सी करंट है? डिस्प्लेसमेंट करंट। कितनी है? 5 एम्पियर की। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो इनकंसिस्टेंट था, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ये सब लिख लेना, मैक्सवेल ने मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ दिया। अब आप इसको या तो बोल सकते हो मैक्सवेल लॉ, और या एम्पियर को सुधारा इसलिए बोल सकते हो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। कुछ कमी थी एम्पियर्स लॉ में। क्या कमी थी? एम्पियर्स लॉ B.dl बराबर म्यू नॉट सिग्मा IC प्लस ID ऐसा होना चाहिए। केवल म्यू नॉट I नहीं होना चाहिए, म्यू नॉट IC प्लस ID। IC यानी कि कंडक्शन करंट, ID यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। जैसे इस वायर की बात करेंगे तो इस वायर के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट 0 है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू IC। और इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में IC बराबर 0 है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू ID। फिर आप इन दोनों को बराबर करोगे तो IC और बराबर ID, कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर आए। तो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है और इतनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। डिस्प्लेसमेंट करंट कहां से आती है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो स्टार पॉइंट बनाकर करके लिख सकते हैं, जहां पर भी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यानी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, यानी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होने से वहां पर एक करंट आएगी, दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। बस इसकी थ्योरी ही पढ़नी है बेटा, हालांकि बहुत सारे और टॉपिक भी हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के, इसकी प्रॉपर्टीज है, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, दोनों को इक्वल करने का है, लेकिन वो अपने सिलेबस से हट चुका है। बेसिक आइडिया जो आपको पता होना चाहिए वो इतना ही है। अब अपन आते हैं मेन टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। यहां से आपका सिलेबस शुरू है इस साल का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? लाइट वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इंफ्रारेड वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्स रे, गामा रेज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैंने 11th क्लास के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ आइडिया आपको दिया था। कौन से चैप्टर में? KTG, थर्मोडायनामिक्स। इसके अंदर हीट वेव्स वगैरह जब आई थी तो मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। वहां पर इसका छोटा मोटा आइडिया आया था, ज्यादा नहीं आया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर देखो 2 वर्ड आ रहे हैं, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और वेव एक चीज और हो गई। 3 चीजें हैं मेरे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और वेव है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, उसकी भी डायरेक्शन होगी। और वेव तो खुद चलती है, तो चलने की तो डायरेक्शन होती है कि भाई ऊपर जा रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, कहाँ जा रही है, डायरेक्शन तो होगी। तीनों चीजों की डायरेक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए? 3 चीजें हैं, ये तो पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और वेव भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो सकता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो सकता है, और वेरिएबल भी कैसे, हर कैसे वेरी कर रहा है मुझे पता ही नहीं है, और सिस्टमेटिक तरीके से वेरी करता है, जैसे ऑसिलेटिंग हो सकता है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा, डेफिनेशन में क्या लिखा है? डेफिनेशन में लिखा है कि कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये होता है कपल्ड, एक दूसरे पर डिपेंड करना इज कॉल्ड कपल्ड। और वो भी कैसे? ऑसिलेटिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? ऑसिलेटिंग है। ऑसिलेटिंग का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, फिर 0 से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ करके हुआ मैक्सिमम, फिर वापस हुआ 0, फिर दूसरी डायरेक्शन में जाकर के मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हुआ, और बार बार ये काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला काम कर रहा है, 0 से मैक्सिमम, दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेटिंग है,
मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेटिंग है लेकिन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, यूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएबल है, ऑसिलेटिंग है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं, कपल्ड है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अभी तो एक चीज और है, कौन? ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है। आपके पास में तीन चीजें हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है मैग्नेटिक फील्ड और एक है वेव के जाने का रास्ता। जब तीन चीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी तो कैसे ड्रॉ करोगे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनाओ, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो किसी को भी किसी के भी अलोंग रख सकते हैं क्या? इसको भी अपन समझ लेते हैं। तो मैं बनाता हूं एक एक्स एक्सिस, एक मैंने बनाई वाई एक्सिस, और ये बाहर की तरफ मैंने बना दी जेड एक्सिस, जो कि मैं वास्तव में बना नहीं पाऊंगा, तो ऐसे बनाना पड़ेगा जेड। मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है वाई डायरेक्शन में, ऐसा मैंने माना। ऑसिलेशंस ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन, ऐसा मैंने मान लिया। अब एक्स और जेड बची तो एक को मैंने मैग्नेटिक फील्ड देना है, तो ऑसिलेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैंने मान लिया जेड डायरेक्शन में। अब क्या बचा? एक ही डायरेक्शन बची, एक ही काम बचा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन में है। हो गई तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। वेव कैसे बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट होगा तो अपने ऑसिलेशन को पास में ट्रांसफर करेगा, तो पास वाले भी ऑसिलेशन होगा, फिर उसको पास में ट्रांसफर करेगा, ये ऐसा होगा। पढ़ा था ना 11th में, एनर्जी ट्रांसफर होती है ऑसिलेशन में, एनर्जी पास वाले पार्टिकल में ट्रांसफर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस हो रहे हैं ऐसे वाई डायरेक्शन में, ये दिस इज द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन हो रहे हैं वाई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन। फिर हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन इधर, मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन जेड डायरेक्शन में। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर और ये ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है। और साथ साथ में हो रहा है ये काम, मेरे हाथ साथ नहीं चल रहे लेकिन ये काम साथ में हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, लेकिन आगे भी तो बढ़ना है, केवल अपनी जगह पर ऑसिलेट नहीं होना है। अब ऐसे जाते हुए बाहर, फिर ऐसे जाते हुए अंदर, ऐसी एक वेव बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव तो बनी है ऐसी, ऊपर नीचे वाली, ये वाली वेव बनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और मैग्नेटिक फील्ड की कैसे बनेगी? ऐसे बाहर अंदर वाली, ये वाली, ठीक है। तो बाहर अंदर वाली कैसे बनाएंगे? तो मैं यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं 3D में, बाहर और अंदर की तरफ। ये हो गया बाहर की तरफ, ठीक है। फिर यहां पर वेव बनेगी अंदर की तरफ, ये ऑसिलेशन हुआ अंदर की तरफ, ठीक है। फिर ये होगा बाहर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, फिर ये हुआ अंदर की तरफ। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर और अंदर की तरफ। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये वेव इस तरफ बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे ऑसिलेट हुआ, आगे बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर ऑसिलेट होता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। एक नंबर का तो डायग्राम ही आ जाता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिप्रेजेंटेशन का डायग्राम बनाओ। तो ये डायग्राम है, बहुत आसान डायग्राम है, ये एक नंबर का डायग्राम आ सकता है, क्योंकि पुराने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हट चुके हैं, तो अब जो बचे हैं वही इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम जरूर आ सकता है डेफिनेशन के साथ में, ये डायग्राम, ठीक है। तो ये डायग्राम नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेव के बीच में कुछ रिलेशन हो सकता है क्या? डायरेक्शन के बीच में कैसे हो सकता है? ध्यान से देखो, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी और एक वेक्टर है आर विच इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। आर कहां पर होगा? ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो आर की होगी। ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी करो तो ए की तरफ फिंगर ओपन की, बी की तरफ मोड़ी, आर की तरफ आया बाहर, तो आर आ गया बाहर।
अब ये जो आर आया है, ये आर ए के परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। अगर आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, वो वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। यहां पर भी देखो, तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट में ही हो सकता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो, किसका? ई का और बी का, तो आप करो ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी करो। तो ई की डायरेक्शन में फिंगर ओपन करो, ई किस तरफ है? ऊपर की तरफ, तो ई की डायरेक्शन में फिंगर ओपन की, ये कर ली। बाद में कौन आ रहा है? बी की तरफ मोड़ो, तो बी तो इस तरफ है, तो हाथ ऐसे थोड़ी मुड़ेगा, हाथ को करना पड़ेगा ऐसे। तो ई ऊपर की तरफ, बी बाहर की तरफ, ये मोड़ दिया, तो थंब किस तरफ आया? इस तरफ। तो जो थंब आया है वो किस तरफ आया है? ई क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का एग्जाम में आ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में है? ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में है। किसकी डायरेक्शन में? ई क्रॉस बी की। इसका डेरिवेशन भी है लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है तो अपन उसके अंदर नहीं जाएंगे। जो चीज़ सिलेबस में नहीं है उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन काम की चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वही है। ठीक है, करिए इसको नोट। 11th क्लास के अंदर कोई जनरल इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ी थी क्या? ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई, ऐसा कुछ पढ़ा था? याद आ रहा होगा। ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन, दिस इज एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, दिस इज फेज डिफरेंस। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑसिलेट कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, यानी कि वेव है। मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, यानी कि वेव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा E इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप। क्यों लिखा मैंने जे कैप? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि वो वाई डायरेक्शन में है। क्या आप वाई की जगह एक्स ले सकते हो क्या? बिल्कुल ले सकते हो। जेड ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें वाई लिया था, इसलिए इसको जे कैप लिखा है। फाई क्यों नहीं लिखा? उसका भी कारण है, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है बी इक्वल्स टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के कैप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। जो मैंने डायग्राम में बनाया था उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में था और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में था। इसलिए ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फाई इसलिए नहीं आया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड सेम है, सब कुछ सेम है। दोनों का फेज डिफरेंस 0 क्यों है? क्योंकि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुआ वहीं से मैग्नेटिक फील्ड भी स्टार्ट हुआ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुआ उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हुआ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हुआ। दोनों की 0 मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू साथ साथ में अचीव हो रही है। दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने फाई लिखा नहीं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जनरल इक्वेशन है। इन जनरल इक्वेशन में बेटा ओमेगा टी आगे के एक्स पीछे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जनरल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के अंदर ओमेगा सेम होता है। ओमेगा इज सेम इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये ध्यान रखें। के का मतलब होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट इज सेम इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी ध्यान रखना है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दोनों की सेम है, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन दोनों की अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन जे यानी कि वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन के में है, लेकिन प्रोपगेशन दोनों का एक ही डायरेक्शन के अंदर है। दोनों की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सेम है। अब ध्यान दो, ओमेगा को मैं बोलता हूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा बराबर होती है 2 पाई बाई टी, या ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। और के का मतलब होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट। के का मतलब क्या होता है? प्रोपगेशन कांस्टेंट। के बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो इसकी वैल्यू रखोगे तो अब इस इक्वेशन को चाहो जितने तरीके से 5, 7, 8 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। देखो, सारे नहीं देखेंगे अपन, आपको अपने आप समझ में आएगा। ई नॉट साइन
2 पाई बाई टी, सॉरी 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स माइनस ओमेगा की जगह लिखूंगा मैं 2 पाई बाई टी इंटू टी जे कैप। ये एक इक्वेशन हो गई। इसके अंदर ई नॉट तो मैक्सिमम वैल्यू है साइन, और इसमें 2 पाई कॉमन आ गया तो एक्स बाई लैम्डा माइनस टी बाई टी जे कैप। सिमिलरली बी में करते जो वो अभी है ना, एक में मैं कर रहा हूं, दूसरे में अपने आप कर सकते हो। जैसे b इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन 2 पाई बाहर आ गया x बाई लेमडा माइनस टी बाई टाइम पीरियड इंटू के कैप। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। और बताओ और क्या कर सकते हैं? अपन टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी के से भी रिलेट कर सकते हैं। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ लिख सकते हैं। लिखो ओमेगा को 2 पाई एफ। अगर ऐसा लिखोगे आप तो किसी भी एक को चेंज करो, दोनों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसा एक में होगा वैसा दूसरे में भी हो जाएगा। साइन 2 पाई तो है ही है, एक्स बाई लेमडा माइनस टी बाई टी, 1 बाई टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, तो टी इंटू एफ, ये हो गया फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। वेलोसिटी ऑफ वेव की फॉर्म में भी आ सकता है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बराबर क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसा होता है। तो वेव की वेलोसिटी तो है v, डिस्प्लेसमेंट, यहां पर दो तरह के डिस्प्लेसमेंट है। एक होता है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ऑसिलेशन वाला, वो नहीं। वेव का डिस्प्लेसमेंट वो होता है, डिस्प्लेसमेंट को क्या किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? लैम्डा से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हो? t से। तो वेलोसिटी को भी कर सकते हो, हालांकि वेलोसिटी वाला आएगा नहीं। अपने जो यहां तक बताया है ये वाला और ये वाला, यही काम आने वाला है। बाकी उसको वेलोसिटी में भी चेंज किया जा सकता है ना। लैम्डा को वेलोसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये ध्यान रखें। तो ये इक्वेशन है इसकी। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की में से कोई एक इक्वेशन पता है तो दूसरी अपने आप आ सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो ओमेगा दोनों में सेम, के दोनों में सेम। क्या पता करना है? ई नोट और बी नोट ही अलग है। तो रिलेशन बिटवीन ई नोट एंड बी नोट क्या होता है? रिलेशन बिटवीन ई नोट, बी नोट एंड सी। सी क्या है? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की स्पीड से ही तो ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कोई दूसरी स्पीड नहीं होती। जो स्पीड लाइट की है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है। और इनके बीच में रिलेशन क्या है? c इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। ये कहां पढ़ लिया भाई अपन ने? ये अपन ने पढ़ा है 4th चैप्टर। कौन से टॉपिक में? एक टॉपिक था वेलोसिटी सेलेक्टर, उसमें 4th चैप्टर के वेलोसिटी सेलेक्टर में अपन ने इसको पढ़ा है। इसको नोट करिए, फिर आगे समझते हैं। तो वहां पर अपन ने पढ़ा था ना कि कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है और बिना डिफ्लेक्ट हुए आगे बढ़ता है, तो इसकी वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो e/b होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तो वेलोसिटी ही स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, जो कि किसके बराबर है? c के बराबर। तो ये जो v बराबर e/b है, इसको c बराबर e अपॉन b कर दो। e की वैल्यू क्या होती है? e नॉट साइन, आगे कुछ भी है। b की वैल्यू क्या होगी? b नॉट साइन, और साइन दोनों में सेम होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो c बराबर e नॉट अपॉन b नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड के साथ में रिलेशन। ठीक है ना, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। करिए इसको भी नोट बेटा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है ये तो अपन ने समझ लिया। कहां से आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाओगे कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है? एक होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों होने चाहिए कपल्ड, यानी कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करने चाहिए, और तो और दोनों ऑसिलेटिंग भी होने चाहिए। ऑसिलेटिंग का मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करने चाहिए। कौन सा पैटर्न फॉलो करने चाहिए भाई? 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, फिर दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर 0, ऐसा पैटर्न फॉलो करता हो इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वेरिएबल, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल हर कैसे ही नहीं, फिक्स पैटर्न पे वेरिएबल होना चाहिए। तो मैंने एक लिया चार्ज, ध्यान से देखना, इस चार्ज की वजह से यहां पर r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? kq/r² इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर आप r को चेंज करो, मैं क्या करता हूं,
इस चार्ज को लेके जाता हूं पास में, पॉइंट को तो कहीं नहीं करना है, केवल चार्ज को पास में लेके जाना है। चार्ज को जब पास में लेके जाओगे डिस्टेंस कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा धीरे धीरे। फिर क्या करूंगा मैं, चार्ज को वापस इधर लेके आऊंगा। चार्ज को जब मैं वापस इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कम। चार्ज को वापस इधर लाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ। अब मैं क्या करता हूं, चार्ज को ऐसे ऑसिलेट करवाता हूं। ये चार्ज की मीन पोजीशन है, चार्ज को करवा रहा हूं ऑसिलेट। चार्ज के ऑसिलेशन से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन होंगे। और अभी मैंने चैप्टर की शुरुआत में आपको पढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगेन changing magnetic field is a source of changing electric field. Again changing electric field is a source of changing magnetic field. Again changing magnetic field is a source of changing electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आया चार्ज के ऑसिलेशन की वजह से। तो चार्ज के ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑसिलेटिंग चार्ज से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आया। जिसने ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, जिसने ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, जिसने ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, और ये प्रोसेस चलती रही। तो कौन है सोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कौन लेके आया? चार्ज लेके आया। कौन सा चार्ज लेके आया? ऑसिलेटिंग चार्ज लेके आया। तो एन ऑसिलेटिंग चार्ज ये प्रोड्यूस करेगा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगेन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती जाएगी, जो कि एक वेव फॉर्म के अंदर आगे बढ़ेगी। इसी वेव फॉर्म को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स कौन है? Oscillating charge is the source of electromagnetic wave. An oscillating charge is a source of electromagnetic wave. Is a source of electromagnetic wave. ये अपने को ध्यान रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, तो इसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज, frequency of oscillation of charge is equal to frequency of oscillation of electric field is equals to frequency of oscillation of magnetic field। इसको अच्छे से लिख सकते हैं आप। तीनों के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी सेम है तो ओमेगा सेम है, ओमेगा सेम है तो टाइम पीरियड सेम है। ये सारी चीजें अपन लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मान के चलो 100% एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दो तरह की वेव होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। क्या क्या होता है ट्रांसवर्स के अंदर? क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और परपेंडिकुलर है कौन? डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। तो मीडियम के पार्टिकल अगर वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं तो ऐसी वेव तो होती है ट्रांसवर्स वेव, सबको पता है। लेकिन अगर पार्टिकल भी ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं और वेव भी ऐसे ही जा रही है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव और डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो ये कौन सी वेव होती है? ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, पता है सबको। अब बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा है, वेव इधर आगे बढ़ रही है, परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन भी वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन भी वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है। तो कौन सा नेचर होगा? ट्रांसवर्स नेचर। तो इसको लिख सकते हो आप, oscillation of electric field and magnetic field are perpendicular
टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है।